ओके जी, सो आज हमारा टॉपिक है केस टूल्स। केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो हम देखेंगे कि केस टूल क्या होते हैं और उनको क्यों यूज़ किया जाता है, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट होता है केस का एंड उससे रिलेटेड चीज़ें। सो केस एब्रीवेशन है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स का। और इन टर्म्स को अगर आप देखें तो 4 वर्ड्स हैं ये, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो हम समझते हैं कि इसे सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस का नाम है। उसको जब हम ऐड करते हैं, हेल्प ऐड करना मीन्स उसको हेल्प आउट करना, ठीक है, उस प्रोसेस को सपोर्ट करना। जब हम उस प्रोसेस को कंप्यूटर की सपोर्ट दे दें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सपोर्ट जब दे दें, तो वो टूल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सपोर्ट करते हैं वो केस टूल कहलाते हैं। सो इट इज़ ए जेनेरिक टर्म used to denote any form of automated support for software engineering। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किसी भी फॉर्म में जो ऑटोमेटेड सपोर्ट मिले वो केस टूल कहलाती है। In a more restrictive sense, a case tool means any tool used to automate some activity associated with software development। in other words हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की किसी एक्टिविटी को ऑटोमेट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करें वो केस टूल कहलाता है। वी हैव मैनी केस टूल्स अवेलेबल, और ये जो डिफरेंट केस टूल हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट फेजेस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केस टूल स्पेसिफिकेशन में हेल्प आउट करेंगे, कुछ केस टूल एनालिसिस में, डिज़ाइन में हेल्प आउट करेंगे, कुछ कोडिंग में हेल्प आउट करेंगे, कुछ टेस्टिंग में। तो ये फेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जितने भी केस टूल्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं। और इसी तरह कुछ नॉन फेज एक्टिविटीज़ भी हमारे पास होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो उनके लिए भी हमारे पास केस टूल अवेलेबल होते हैं। मीन्स के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो फेज एक्टिविटीज़ हों या नॉन फेज एक्टिविटीज़ हों, उनके लिए हमारे पास केस टूल की सपोर्ट अवेलेबल होती है। स्लाइड नंबर 4 पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस टूल देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, वी हैव डॉक्यूमेंटेशन टूल, वी हैव क्वालिटी एश्योरेंस टूल, we have requirement tracing tool, we have static analysis tool, diagramming tool, prototyping tools, process modeling in management tool, configuration management tools। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ केस टूल्स हैं जो फेज एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, ऑटोमेट करती हैं, या नॉन फेज एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट करती हैं। SDLC के फेजेस हम जानते हैं कि SDLC डिफरेंट फेजेस का नाम है। सारा प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ये एक लाइफ साइकिल है जो डिफरेंट फेजेस पे है। तो इनके हर फेज पे हमारे पास क्या है, वी हैव केस टूल अवेलेबल जो इन प्रोसेसेस को हमें ऑटोमेट करने के लिए सपोर्ट करते हैं।
हमारे पास जो SDLC में फेजेस हैं, हम इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, SDPs भी कहते हैं। वो हमारे पास ये लिस्ट गिवन है, ये 1 to 9 तक जो हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ फेज एक्टिविटीज़। और ये जो 10, 11 है, दीज टू आर नॉन फेज एक्टिविटीज़। इस बात का क्या मतलब है कि फेज एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी ख़ास फेज़ में हों। जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज़ में होगी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोडिंग के फेज़ में होगी, इस तरह। जबकि नॉन फेज एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, तो ये एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होती हैं। जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ये एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, और जब प्रोजेक्ट एंड होता है तो ये एक्टिविटीज एंड हो जाती हैं। तो इनका कोई स्पेसिफिक फेज नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होती हैं। जबकि बाकी इसके मुकाबले में जो 1 to 9 तक फेज एक्टिविटी हैं, वो अपने अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर होती हैं, अपने अपने फेज के अंदर होती हैं। तो ये डिफरेंस है फेज एक्टिविटी में और नॉन फेज एक्टिविटीज़ में। और दोनों के लिए हमारे पास केस टूल अवेलेबल होते हैं। केस टूल को यूज़ करने का क्या प्राइमरी मकसद है? एक तो ये हमें इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी। एक फ़ायदा तो ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि रीज़न फॉर यूजिंग द केस टूल यूज़ करने के क्या रीजंस हैं, ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं केस टूल यूज़ करने के। एक तो ये हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है, और जो दूसरी बात है कि इट हेल्प्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। इसके थ्रू हम क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की। और जो तीसरी बात है कि ये कास्ट को कम करती है, इट लोअर्स द कास्ट। तो 3 हमारे पास इसके मेजर एडवांटेजेस हैं: प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्वालिटी को बेहतर करना, और कास्ट को कम करना। और यही हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी जनरल ऑब्जेक्टिव भी वही हैं। तो केस टूल हमें बेसिकली इन अदर वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराने में हेल्प आउट करती है। देन केस इन्वायरमेंट क्या चीज़ है कि हम जब अपने पूरे इन्वायरमेंट को केस पे कन्वर्ट कर दें, मीन्स कि अपने पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को केस टूल पे शिफ्ट कर लें, हर फेज में हम केस टूल यूज़ करें, तो वो हमारे पास केस इन्वायरमेंट बन जाता है। मीन्स कि हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो हमारी SDLC है, वो केस इन्वायरमेंट के थ्रू हो रही होती है। अदर देन दैट, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट ना हो तो ये हो सकता है कि हम किसी एक फेज में तो टूल यूज़ कर रहे हों, लेकिन बाकी फेजेस में हम मैनुअल तरीके से काम कर रहे हों, टूल की सपोर्ट हमारे पास ना हो, तो वो इंडिविजुअल केस टूल का यूज़ होगा, वो केस इन्वायरमेंट नहीं कहलाएगा। तो इंडिविजुअल केस टूल भी यूज़फुल हैं, लेकिन हमें ट्रू जो बेनिफिट मिलता है या ट्रू पावर ऑफ द टूल सेट जो होता है, वो होता है एक केस एनवायरनमेंट बनाने में, एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने में। और केस टूल्स आर कैटेगराइज्ड बाय स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑन विच दे फोकस। केस टूल की कैटेगराइजेशन जो होती है कि वो किस फेज या फेजेस पे या स्टेजेस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टूल्स जो हैं वो कवर कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेजेस जो कॉमन इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट दे इंटीग्रेट थ्रू सम सेंट्रल रिपोजिटरी, कि वो किसी सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ कनेक्टेड हों, कि to have a consistent view of the information associated with the software development artifact, कि हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो और उसके साथ सारे केस टूल डेवलप्ड हों। और ये सेंट्रल रिपोजिटरी जो होती है वो बेसिकली एक्ट करती है एक डेटा डिक्शनरी
या आप ये समझें कि सेंट्रल रिपोजिटरी एक करती है एक ऐसे डेटाबेस में जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे आर्टिफैक्ट हम प्लेस करते हैं। तो इस सिचुएशन को इस स्लाइड 9 पे शो किया गया है कि कैसे हमारे पास सेंट्रल में एक रिपोजिटरी होती है, एक मीन्स के एक डेटाबेस होता है, और हमारे पास जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, और हर फेज में जो हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं वो इस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि तमाम टूल्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लिहाजा वो डॉक्यूमेंट या जो आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं वो एक जगह पे पड़े होते हैं। उनमें हम कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, उनको हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो रिपोजिटरी के फिर रिपोजिटरी ने क्या किया होता है कि उस पूरे इन्वायरमेंट को जो है वो एक तरह से कनेक्ट किया होता है, ठीक है। सेंट्रल जो हमारे पास रिपोजिटरी होती है उसने कनेक्ट किया होता है। इसके नाउ वी हैव केस इन्वायरमेंट वर्सेस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सो केस इन्वायरमेंट की बात तो हमने कर ली कि पूरा जो हमारा SDLC है वो थ्रू केस हो रहा है, और जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है वो पार्ट ऑफ द केस इन्वायरमेंट। केस इन्वायरमेंट के अम्ब्रेला के अंदर जिस तरह टेस्टिंग इन्वायरमेंट है या एनालिसिस इन्वायरमेंट है, इस तरह प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी केस का एक पार्ट है। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में सारा जो चीज़ें होती हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं, कोडिंग से रिलेटेड होती हैं। मीन्स के प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हम जो IDEs यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, वो हमें एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, और वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जस्ट पार्ट है एक केस इन्वायरमेंट का। केस टूल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपर केस टूल में और लोअर केस टूल में। अपर केस टूल्स जो होते हैं वो केस टूल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इनिशियल SDLC के प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह रिक्वायरमेंट्स प्रपोजल और रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन तक के जो फेजेस हैं उनको जो केस टूल सपोर्ट करते हैं वो अपर केस टूल कहलाते हैं, और जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग और उसके बाद डिबगिंग और टेस्टिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लोअर केस टूल की कैटेगरी कहलाती है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, तो चूँकि वो तो दोनों को कवर कर रही हैं, अपर को भी कर रही हैं और लोअर को भी, तो उनकी फिर हमारे पास दोनों कैटेगरीज होंगी, अपर लेवल कैटेगरीज भी होंगी और लोअर लेवल के टूल की कैटेगरीज दोनों होंगी, क्योंकि उसने दोनों फेजेस को कवर करना होता है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। तो इस तरह हम एक केस टूल की कैटेगराइजेशन करते हैं। टूल्स की जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो रिक्वायरमेंट्स के केस टूल की क्या रिक्वायरमेंट हैं, इसके प्रोटोटाइपिंग केस टूल की क्या रिक्वायरमेंट हैं, एनालिसिस और डिज़ाइन केस टूल्स क्या होते हैं, कोड जनरेशन केस टूल क्या होते हैं, टेस्ट जनरेशन केस टूल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। तो एक प्रोटोटाइपिंग केस टूल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोटोटाइपिंग तो हम प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल में भी देख चुके हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में, and to demonstrate a concept, to make new ideas and so on. The important feature of a prototyping case tools are as follows कि डिफाइन करते हैं यूज़र इंटरेक्शन को, डिफाइन करते हैं सिस्टम कंट्रोल फ्लो को, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा रिक्वायर्ड बाय सिस्टम और इनकॉर्पोरेट सम प्रोसेसिंग लॉजिक। ये वो फीचर हैं जो प्रोटोटाइपिंग केस टूल में होते हैं।
और हमारे पास डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग केस टूल हैं। इस तरह स्लाइड 14 पे शो किया गया है, एक लिस्ट है। मोबाइल के लिए अलहदा टूल्स हैं, डेस्कटॉप के लिए प्रोटोटाइपिंग केस टूल अलहदा हैं। ऐसे केस टूल्स भी हैं जो बहुत पे काम करते हैं। तो आपने होपफुली शायद इनमें से कुछ को यूज़ किया भी हो, जिस तरह किसी ने एडॉप्ट को यूज़ किया हो। तो जैसे इंटरफेसेस बनाने के लिए इलस्ट्रेटर वगैरह इस तरह के टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं इंटरफेसेस बनाने के लिए। दूसरे लेवल पे जो हमारे पास केस टूल आते हैं एनालिसिस के और डिज़ाइन के। तो ऐसे केस टूल जो आपकी एनालिसिस और डिज़ाइन में हेल्प आउट करते हैं, ये आपके बेसिकली हेल्प आउट करते हैं एनालिसिस और डिज़ाइन डायग्राम्स। एक्चुअली एनालिसिस और डिज़ाइन लेवल पे हमारे पास कुछ डायग्राम्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड केस टूल होते हैं कि ये हमें वो डायग्राम्स ड्रा करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड इट शुड सपोर्ट ड्राइंग अ फेयरली कॉम्प्लेक्स डायग्राम प्रेफरेबली थ्रू ए हायरार्की ऑफ लेवल्स। हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हो सकती हैं डायग्राम्स की, तो उन सब में हेल्प आउट करते हैं। और ये जो केस टूल होते हैं ये इजी नेविगेशन थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस भी हमें प्रोवाइड करते हैं। और फर्दरमोर ये सपोर्ट करते हैं कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी को। तो इन टूल्स की एग्जांपल्स जो हमारे पास है, जिस तरह स्लाइड 16 पे माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है विजियो। तो विजियो में हम देख सकते हैं कि ये एक यूज़ केस डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है। तो इस तरह के हमारे पास में डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इसके जो टूल होते हैं वो इस डायग्राम की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह एक विजुअल पैराडाइम फॉर यूएमएल, ये भी एक टूल है। तो ये भी हमें यूएमएल डायग्राम्स ड्रा करने में हेल्प आउट करते हैं। ये यूएमएल क्या चीज़ है और इसके डायग्राम क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस पे हम 1-2 लेक्चर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कोड जनरेशन के भी केस टूल होते हैं। ये आपकी बेसिकली आईडीईज होती हैं, ठीक है, जिस तरह नेटबीन्स की आईडीई है और जिस तरह इक्लिप्स की आईडीई है। तो प्रोग्रामिंग तो देखें आप बग़ैर इन आईडीईज के भी कर सकते हैं, लेकिन ये आईडीईज आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप कभी नोटपैड में प्रोग्रामिंग करें और उसके मुकाबले में नेटबीन्स में प्रोग्रामिंग करें तो कितना इजी आप रहते हैं, कितना इजी आप प्रोग्रामिंग उसमें करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो आईडीज़ होती हैं ये आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देती हैं। इस तरह ये इक्लिप्स की आईडी है, स्लाइड 19 पे शो हुई है। आपको नेविगेशन व्यू प्रोवाइड करता है, सोर्स कोड का व्यू प्रोवाइड करता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को लिस्ट डाउन करता है, और डिबग और लॉग कंसोल भी आपको ये प्रोवाइड करता है। देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल जो हैं वो वर्जन कंट्रोल टूल्स भी कहलाते हैं, आल्सो नोन एज रिवीजन कंट्रोल और सोर्स कंट्रोल। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज हेल्प आउट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की भी आपको वर्जनिंग प्रोवाइड करते हैं, चेंज टेकिंग, वेबसाइट्स की और अदर इंफॉर्मेशन की आपको वर्जन कंट्रोल और चेंज कंट्रोल आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करते हैं। इन टूल्स की जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास
एक टूल है SVN के नाम से, जो सब वर्जन कहलाती है। तो ये टूल हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम या चेंज मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट टूल्स की भी एक लिस्ट है, और ये बेसिकली सोर्स कोड के वर्जन मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं। इस तरह SVN है, CVS है, गिटहब है, मर्क्यूरर है, माइक्रोसॉफ्ट सोर्स सेफ है, बिटबकेट है, बसार है। तो ये टूल शायद आपने इसमें से गिटहब वगैरह या का किसी का नाम सुना हो। इसी तरह हमारे पास डेटाबेस के भी चेंज मैनेजमेंट के रेडगेट और DB मेस्ट्रो, ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो फाइनली बेनिफिट्स केस टूल के हमें क्या क्या हैं, 3 तो हमने स्टार्ट में पढ़े थे। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं, और वो क्या है केस टूल के इसके अलावा बेनिफिट के केस इन्वायरमेंट्स is using the case environment is cost saving through the development, cost saving हमें प्रोवाइड करती है। और डिफरेंट स्टडीज़ जो कि रीड आउट हुई हैं इस इम्पेक्ट ऑफ द केस को मेजर करने के लिए, वो हमें बताती हैं कि जो एफर्ट रिडक्शन होती है केस टूल के थ्रू जो हमें हासिल होती है वो 30 to 40% तक है। 30 to 40% तक एफर्ट रिडक्शन हमें मिलती है। एंड यूज ऑफ केस टूल लीड्स टू कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट टू क्वालिटी। और केस टूल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी में। दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट वन कैन effortlessly iterate through different phases of the software development and chance of human error is considerably reduced। और इसकी जो रीज़न है वो इस वजह से हमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करती है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर आइटरेट कर सकता है डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दरमियान, और जो ह्यूमन के एरर्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन मैनुअली कोई काम होगा तो उसके साथ नेचुरली चांसेस ऑफ एरर्स भी ज़्यादा होते हैं। केस टूल हेल्प टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हमें कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट भी केस टूल प्रोवाइड करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मेंटेन होता है एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, एंड redundancy in the stored data is reduced and therefore the chances of inconsistent documentation is reduced to great extent। तो जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है या जो डेटा है सेंट्रल रिपोजिटरी के होने की वजह से उसमें रिडंडेंसी मीन्स उसमें रिप्लिकेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरह हम उनमें इनकन्सिस्टेंसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और केस टूल हमें हेल्प आउट करते हैं कि जो ट्रेजरी वर्क होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो लेबोरियस वर्क होता है वो भी उससे भी उसकी जान छूट जाती है, और ये काम भी ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। फर्दर केस टूल हैव लेड द रेवोल्यूशनरी कॉस्ट सेविंग इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एफर्ट। इसी तरह केस टूल्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एफर्ट्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। And this arises not only due to the tremendous value of the case environment in traceability and consistency check, but due to the systematic information capturing during the various phases of the software development as a result of adhering to a case environment। और इसकी जो वजह है जो मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने की वो भी दो हैं कि एक तो हम केस टूल इन्वायरमेंट के थ्रू ट्रेसेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इजीली मेंटेन करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन जो वेरियस फेजेस की होती हैं
वो भी हमारे पास मेंटेन होती हैं, जिस तरह एक सेंट्रल रिपोजिटरी में मेंटेन होती हैं। और आखिरी जो बेनिफिट है कि केस इन्वायरमेंट जब होता है तो वो एक इम्पेक्ट डालता है स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ द कंपनी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होता है उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग पे इम्पेक्ट डालता है, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इनेबल करता है कि वो ओरिएंटेड हो टूवर्ड द स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डरली अप्रोच। उनका जो अप्रोच होती है डेवलपमेंट की वो स्ट्रक्चर और ऑर्डरली अप्रोच बन जाती है। ये हमारे पास फर्दर कुछ बेनिफिट हैं केस टूल के। और ये स्लाइड 25 पे इस केस टूल से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट देते हैं कि आपने जो प्रपोज़ल लिखा हुआ है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए आप इंटरफेसेस बना लें। ठीक है, वो किसी भी टूल में एडोब फोटोशॉप यूज़ कर लें, इलस्ट्रेटर यूज़ करें, या जो भी आपको टूल यूज़ करना आता है। तो कोई भी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन का कोई भी टूल आप अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं, और उसके प्रोटोटाइप इंटरफेसेस या स्टोरी बोर्डिंग भी इसको कहते हैं, मीन्स बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के काम में टिकट रिज़र्वेशन है तो टिकट रिज़र्वेशन किन किन इंटरफेसेस से होके कंप्लीट होगी। किसी के काम में रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस किस तरह होगा। किसी के काम में ऑर्डर प्लेसमेंट है तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ई कॉमर्स है तो पहले आप क्या करते हैं, कोई आइटम्स सेलेक्ट करते हैं तो आइटम्स का फिर या लॉगिन होते हैं पहले, फिर आइटम की आपके पास कैटलॉग आती है, कैटलॉग से आप आइटम अपने कार्ट में ऐड करते हैं और वहाँ से फिर चेकआउट के ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये जो फ्लो बन रहा होता है इंटरफेसेस का, इस तरह के इंटरफेसेस आपने बनाने हैं अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट फ्लोज के लिए। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।